चलिए एक एक करके तमाम सेक्टर शेयरों पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले जरा बातचीत कर लेते हैं। खबर आई है एलेंबिक फार्मा को लेकर के, और एलेंबिक फार्मा पे क्या कुछ खबरें रही हैं, उसका असर क्या देखने को मिल रहा है, जरा नजर डालते हैं। यहाँ पर खाली खबर नहीं है, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो है एक ब्रेकआउट एलेंबिक के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दिया है। शेयर का आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शेयर में अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये एलेंबिक में आपको बता दें कि पिछले 5 कारोबारी सत्र में ये 11% और एक महीने में 30% से ज़्यादा की तेज़ी एलेंबिक के शेयर में देखने को मिली है। और आज अगर हम बात करें तो इस शेयर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये शेयर 7% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 1168 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एलेंबिक फार्मा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप फंडामेंटली या टेक्निकली कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? विपुल जी, काफी अच्छी स्पॉटिंग आपके आपने और आपकी टीम ने की है। टेक्निकली सही भी अच्छा ब्रेकआउट आया। 1160 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर लास्ट कुछ दिन की बात करें, 850 से ऑलमोस्ट स्टॉक 1200 के आसपास अब जाता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली इसमें इसका जो ब्रेकआउट है वो 1100 के आसपास आया है, तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है स्टॉक 1250 1270 तक इजीली स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल फार्मा सेक्टर में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इवन आज जो चुन चुन के वाला सेगमेंट है उसमें भी एक मैंने फार्मा स्टॉक ही चुना है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 1250 1280 के शॉर्ट टर्म में स्टॉक में टारगेट देखने को मिल सकता है। 1250 1280 ये शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। और चलते हैं अगली शेयर शेयर पे जरा बातचीत करते हैं। और अगली कंपनी जो है उस पर बहुत सारे सवाल आ जाए हैं, और वो है सुज़लॉन। आपको बता दें, घरेलू जो ब्रोकरेज फर्म है वह उसने जो है आनंद राठी सिक्योरिटीज़ की तरफ से शेयर की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है, और शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बन रहा है। दमन प्लांट के दौरे के बाद शेयर की रेटिंग और लक्ष्य को बढ़ाया गया है। और आपको बता दें कि बजट के दौरान भी रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी जोर देने की बात की गई है। शेयर पर बाई रेटिंग के साथ लक्ष्य हालांकि बढ़ाकर 58 किया गया है, लेकिन आज ये 58 के ऊपर निकल गया है, और ये 60 के ऊपर, अब 60 के ऊपर ट्रेड करता हुआ शेयर ने पिछले 5 दिन में 11% और पिछले 6 महीने में 47% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। सर, क्या ये शेयर अपने दायरे से अब बाहर निकल चुका है, और क्या यहाँ पर आपको कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है? पिछले कुछ दिनों से लगातार ये 54-55 के आसपास आके 53-54-55 पे फंस रहा था, और अब 60 को क्रॉस कर गया है। अभी अगर फ्रेश बाइंग करनी हो, आज तो खैर अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन क्या स्थिति रहेगी, और जिन लोगों ने 30-40 रुपये पे लिया है उनको एग्जिट कहाँ करना चाहिए? काफ़ी शानदार मूव सुज़लॉन एनर्जी में, 5% का अपर सर्किट। विपुल जी, क्लियरली फ्रैंकली मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये स्टॉक हमने काफी मिस किया है। और मिस एक्चुअली मिस नहीं किया, एक्चुअली स्टॉक को कभी रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि काफी लोगों की पोजीशंस इसमें होती है और काफी बज मार्केट में स्टॉक के बारे में चलता है। फर्स्ट रिजल्ट्स जो आए थे, रिजल्ट्स मैंने डीपली इसको देखे थे, लास्ट दोनों क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। और लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट काफी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला। काफी दिनों के बाद इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट सुज़लॉन में देखने को मिले। उससे पहले का क्वार्टर भी काफी अच्छा था। तो टेक्निकली डेफिनेटली ब्रेकआउट है। 54 रुपए के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, 60 के आसपास अभी चल रहा है। हो सकता है यहाँ से ही मोमेंटम कैरी आउट हो, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से बायसनेस है स्टॉक के लिए, जितने लोग बुलिश है वो मुझे लग रहा है यहाँ से भी स्टॉक को काफी ऊपर लेके जाएंगे। तो टेक्निकली तो एक बड़ा ब्लू स्काई टेरिटरी में लग रहा है। और ऊपर में रिसेंट हाइस की अगर देखें तो 67 तक की स्टॉक नेक्स्ट टारगेट दिखा सकता है। तो जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करें, 67 तक जा सकता है। एक डिस्क्लेमर क्लियरली है, हमने स्टॉक कभी रिकमेंड नहीं किया, ना ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, पर टेक्निकली काफी अच्छा है। 67 तक स्टॉक जा सकता है। कोई गिरावट आती है कल किसी खबर की वजह से, तो क्या फ्रेश एंट्री के लिए अब टाइम निकल चुका है, या अभी भी कर सकते हैं? विपुल जी, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली अच्छा है, टेक्निकली में कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज मुझे हमेशा किसी भी स्टॉक में सताती है, जो ज्यादा बजिंग कोई स्टॉक होता है या ज्यादा लोग इसके बारे में पूछते हैं, या फिर जिनकी रुचि ज्यादा, लोगों की जिस स्टॉक में रुचि हो जाती है, यूजुअली वैसे स्टॉक में आपको या तो कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, या फिर हो सकता है उस स्टॉक में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी स्टॉक गलत है, स्टॉक काफी अच्छा है, सुज़लॉन ने भी रिजल्ट्स काफी अच्छे दिए हैं। और कभी मैंने एग्जिट की राय नहीं दी है, हमेशा होल्ड की राय दी है, पर कभी नई खरीदारी की सलाह नहीं दी। इसलिए अगर डिप मिलता है टेक्निकली वापस 55 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, क्योंकि खबर में ज्यादा रहता है, तो स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें यहाँ पर। और अब जरा बात कर लेते हैं अवंती फीड्स की। अभी थोड़ी देर पहले हम अवंती फीड्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, जब एचडीएफसी स्काई की तरफ से जब हम अपना खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का की बात कर रहे थे। कल आपको बता दें, बजट के अंदर क्या ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने मछलियों के जो खाने के जो सामान होते हैं उसके आयात पर जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसको घटा दिया है। बीसीडी का मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, और यही खबर जो है इस सेक्टर के लिए वो एक तरीके से ऊर्जा का काम कर गई।
बजट में मत्स्य और झींगा पालन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है और यही राह से अवंती फीड्स में 16% से ज़्यादा का उछाल आज एक समय देखने को मिल रहा था। इसके अलावा जो शेयर चले हैं उसमें एपेक्स फ्रोजन जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, खासतौर से झींगा पालन में, उसमें हमने देखा 19%। वाटर बेस जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है उसमें 17% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी। अब सर एक एक करके इन तीनों शेयरों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या इनकी रैली पूरी हो गई है या फिर ये रैली शुरू हुई है? अभी भी अवंती फीड्स 16% से ऊपर 754 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। एपेक्स फ्रोजन की बात करें, ये सारे शेयर आज जो मिड कैप के अंदर हम देख रहे हैं जो मोमेंटम बना हुआ है वो ऐसे शेयरों में ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है जहां पर कि कल के बजट को लेकर के कुछ घोषणाएं हुई हैं और उसके बाद ये शेयर दमखम दिखा रहे हैं। एपेक्स फ्रोजन हम देख रहे हैं 19% ऊपर। ये देखिए अवंती फीड्स क्या क्या शानदार मूव देखने को मिला है। अपेक्स फ्रोजन में भी हम देख रहे हैं करीब 19% की तेज़ी। और वाटर बेस को जरा एक बार दिखा के लेकर आते हैं, और वाटर बेस पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर 17% की तेज़ी, अब 100 के आसपास पहुँचता हुआ है ये शेयर। और इन 13 शेयरों में पिछले 2 दिन में ही काफ़ी शानदार मूव रहा है। आपकी टिप्पणी सर किसी पर? विपुल जी, अवंती फीड्स का तो टेक्निकली मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ से भी तेजी और बढ़ सकती है। डेफिनेटली ये स्टॉक रेडार पे होना चाहिए। हल्की फुल्की गिरावट पे आपको बाय भी करना चाहिए। जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है, मुझे लग रहा है विपुल जी ये स्टॉक ओवरऑल आने वाले दिनों में 900 950 तक ये स्टॉक लेवल दिखा सकता है। हल्की फुल्की गिरावट 720 तक भी मिलती है तो एंट्री जरूर करके चल सकते हैं। 950 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एपेक्स फूड अगेन एक थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है। इलिक्विड का मेरा मतलब है अवंती फीड से कंपेयर करते हैं तो लिक्विड कम है, तो इसलिए एपेक्स फूड में कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। पर अवंती फीड में डिप में जरूर खरीदारी करना चाहिए, वो काफी स्टॉक अच्छा कर सकता है। एक छोटा स्टॉक विपुल जी, पहले भी हमने काफी दिनों पहले स्टॉक को डिस्कस किया था। नोवा एग्रीटेक करके एक स्टॉक है, या ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है आज एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है और आज हमने स्टॉक को रिकमेंड भी किया है। 77 के आसपास है। नो डाउट इस बिजनेस में नहीं है, पर एग्री बिजनेस में नोवा एग्रीटेक 77 के आसपास है। इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया तो उस पर भी जरूर ध्यान दें अगर कोई छोटा टिकट साइज के काउंटर पे बैट करना चाहता है। 87 से 89 तक के टारगेट्स मुझे उसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 72 के आसपास लगाना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि प्योर ये ट्रेडिंग कॉल के लिए आप मान के चल सकते हैं। नोवा एग्रीटेक 87 का टारगेट बताया सर आपने? जी पुल जी, 87 से 89 के टारगेट है और 72 का स्टॉप लॉस है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। टेक्निकली काफी अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। बिल्कुल, टेक्निकली काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10% से ज़्यादा की तेज़ी है, लेकिन अभी भी 10% ऊपर के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और ये चुन चुन के सेगमेंट के इतर आपको ये शेयर बताए जा रहे हैं जहाँ पर तकनीकी रूप से चार्ट्स के आधार पर और ये एग्री से जुड़ी हुई कंपनियों पर जो कल घोषणाएं तमाम हुई हैं वो उसको तमाम चीज़ों का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नोवा एग्रीटेक निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मोमेंटम में आज समय दिखाई दे रहा है। 87-89 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या खबर है। कल्याण ज्वेलर्स, जी हाँ, एक और बजट से जुड़ी हुई कंपनियां जो है, सेक्टर बोल दीजिए, शेयर तो नहीं बोलेंगे। बजट 2024 में सरकार ने सोना और चांदी में कस्टम ड्यूटी घटाई है और ये कदम जो है, ये कस्टम ड्यूटी जो घटाई गई है वो 15% से सीधे घटा करके 6% कर दिया गया और इसकी वजह से कल सोने की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई। कस्टम ड्यूटी घटने से मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है कि कंज्यूमर और ज़्यादा खरीदेंगे। खासतौर से जो इलीगल आ रहा था सोना, उस पर भी रोक लगाने की कवायद थी और इस खबर के चलते ज्वेलरी शेयरों में लगातार दूसरे दिन कल भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, आज भी अच्छा मोमेंटम है। कल्याण ज्वेलर्स 6% से ज़्यादा का उछाल दिखा रहा है और बाकियों में तो हम देख रहे हैं ज़्यादातर में अपर सर्किट लगता हुआ देता हुआ दिखाई दिया है। कल्याण ज्वेलर्स 6%, आरबीजेड ज्वेलर्स में 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, पीसी ज्वेलर्स में भी 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पूरी तरीके से उत्साहित और ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने मिड कैप शेयरों को आज उछाल करके रखा हुआ है, अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर कोई गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है क्या जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर? विपुल जी, एक छोटी इंफॉर्मेशन है जो जरूर शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है मैं गलत आने वाले दिनों में हो सकता हूँ। जरूर कस्टम ड्यूटी कम हुई है, पर आने वाले जीएसटी मीटिंग में हो सकता है कुछ जीएसटी बढ़ता हुआ नजर आए। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, अगेन ये कहने की बात है। अगर जीएसटी वापस बढ़ जाता है गोल्ड सिल्वर पे तो अगेन कोई ये इफेक्ट वापस नेगेटिव हो सकता है ओवरऑल इन कंपनीज के लिए। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी मीटिंग में आने वाले दिनों में क्या वेदर वो एजेंडा में है या नहीं है, अगेन वो कहने की बात है, पर उस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जीएसटी गोल्ड सिल्वर पे क्या रहता है। तो उस अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता है तो मुझे लग रहा है ये इफेक्ट काफी पॉजिटिव रहेगा। जहां तक विपुल जी आपने सेक्टर्स की बात की, कल हमने कल्याण ज्वेलर्स एक प्लेटफॉर्म पे दिया था बाई रिकमेंडेशन और आज वो स्टॉक को बुक भी कर लिया है क्योंकि वो स्टॉक आज 7 से 10% ऊपर ही खुला था। तो वो एक स्टॉक डेफिनेटली ट्रेडिंग बेट में हमारा ओपन था। पर ओवरऑल इस सेक्टर की बात करें,
तो टाइटन के अलावा मुझे और कोई स्टॉक ज्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि टाइटन ठीक। एक ओवरऑल एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, और ओवरऑल मुझे लग रहा है ये कंपनी आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगी। तो अगर इस सेक्टर में किसी को बेट करना है तो टाइटन के साथ ही जाना चाहिए। टाइटन के साथ जाना चाहिए इस सेक्टर पे अगर बेट करना है तो। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आप सभी दर्शकों के लिए। और सबके अलावा जो है नतीजों का सीज़न भी चल रहा है और नतीजों के चलते भी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो जरा एचयूएल को पे जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एफएमसीजी इधर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। पहली तिमाही के नतीजे आए हैं, प्रॉफिट में हालांकि महज 2% की बढ़ोतरी रही और ये 2556 से बढ़ करके 2612 हो गया है। आय की बात करें तो करीब 1.5% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है, 15,496 से बढ़ करके ये 15,707 रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की डिमांड बढ़ने की उम्मीद में हमने देखा कि अगली तिमाही के नतीजे अच्छे रह सकते हैं। इसके चलते पिछले कुछ दिनों में एफएमसीजी शेयरों में एक मोमेंटम बना था, लेकिन अभी की बात करें तो एचयूएल के अंदर दबाव ही देखने को मिल रहा है, 2.25% नीचे है शेयर। सर, एफएमसीजी सेक्टर पे आपकी राय और एचयूएल के नतीजे कैसे दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल जी, एचयूएल के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। प्रॉफिट बुकिंग की एक ही वजह है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका था। ओवरऑल बजट से जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो भी खत्म हो चुकी थी, तो वही सेम पुरानी कहानी हो चुकी है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली कहानी है। पर स्टॉक मजबूत है। आज एक या कल कल तक हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, पर वापस अगेन इसमें अपमूव देखने को मिलेगा। कंजम्पशन सेक्टर मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 महीने के लिए काफी अच्छा कर सकता है। आज डेफिनेटली सब लोग इस पे बुलिश हो चुके थे, सभी लोगों की बातें अब एफएमसीजी के लिए रिलेटेड थी, पर हो सकता है आज और कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, अगेन वापस आपको बुलिश मूव देखने को मिलेगा। एचयूएल पे मेरी पॉजिटिव राय है, अगर यहाँ से भी 2 से 3% करेक्शन आता है तो डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए, पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। जी, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई एचयूएल को लेकर के। और अब खाने की बात हो गई है तो अब जरा थोड़ा सा बरसात का मौसम भी चल रहा है, एक और कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं जहां नतीजे हैं, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। जी हाँ, बरसात के मौसम में अक्सर जो है कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। आय में 7.5% की बढ़ोतरी रही है, 5,808 से बढ़ करके कंपनी की आय पहुंच गई है 6,238 करोड़ रुपए, और 2% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 470 करोड़ रुपए से बढ़ करके ये 485 करोड़ रुपए हो गया है। नतीजे बेहतर रहे हैं और आने वाली तिमाही में और बेहतर रहने की उम्मीद के चलते इस शेयर के अंदर आज जो है काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ यूनाइटेड स्पिरिट्स में है। 5% शेयर ऊपर, करीब 1400 के आसपास 1398 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। क्या सर यहाँ पर भी कुछ टेक्निकल ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है क्या? और जैसे जैसे नॉर्थ में मानसून बढ़ रहा है तो कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है क्या इसकी? बिल्कुल जी, डेफिनेटली टेक्निकल ब्रेकआउट जरूर है, और इसका जो टारगेट है वो भी आप शॉर्ट टर्म में बात करें तो 1420 1425 के आसपास ही है, क्योंकि रिसेंटली जो पैटर्न का जो टारगेट आता है 1425 के आसपास ही है। स्टॉक मजबूत है, बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, ऑल टाइम हाई आज भी इसने नया लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली जिनके पास भी है होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी की रहे तो डिप में करें। हो सकता है 1350 1360 तक एक बार स्टॉक वापस आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, तो वहां पे आता तो वहां पे एड ऑन करके चल सकते हैं। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स अच्छा है, और ओवरऑल इस सेक्टर में वैसे भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में डिमांड भी और हो सकता है आपको बढ़ती हुई नजर आए, तो हो सकता है फेस्टिव सीजन जब भी आता है तो यूजुअली आपको इसकी भी और डिमांड देखने को मिलती है, तो हो सकता है स्टॉक आपको 1500 1550 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, तो डिप में डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकता है। डिप में खरीदारी करके चलें, 1550 तक ये शेयर जो है वो जा सकता है आने वाले समय में, लेकिन 1250 जो है वो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में आज जो है इस मनी 9 के कार्यक्रम में। तो ऐसे ही हम लोग का उत्साहवर्धन कीजिए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और भी दर्शकों तक हमारे कार्यक्रम को पहुंचाइए। लेकिन इस बीच हालांकि इस सेगमेंट में हम कोई सवाल नहीं लेते हैं, लेकिन फिजिक्स थिंग्स जी का सवाल आया है और उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं मनी 9 को, तो इनका प्रश्न अवश्य कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक तो वोडा आइडिया के ऊपर इनका प्रश्न है, इन्होंने 17 रुपये के आसपास लिए हुए हैं, 16 रुपये 97 पैसे पे, और गेटवे डिस्ट्री पार्क पे भी अगर आप टिप्पणी कर सकें सर, 105 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी वोडा आइडिया और गेटवे डिस्ट्री पार्क को लेकर के? अगेन विपुल जी, सेम जो सुजलॉन पे हमने कॉल लिया था कि स्टॉक पे कभी रिकमेंडेशन या बाइंग की सलाह नहीं दी, सेम आइडिया पे भी वही हमारा व्यू है। कभी कोई बाइंग की सलाह नहीं दी है, ना एग्जिट की सलाह दी है, हमेशा ये कहा है कि स्टॉप लॉसेस टारगेट मेंटेन करें। ये स्टॉक अगेन काफी न्यूज में रहता है और काफी लोगों का फैंसी वाला स्टॉक है। इसका जो सपोर्ट है वो 13 से 14 के आसपास है, तो जिन्होंने भी ले रखा है, जिन्होंने भी मुझे जितना याद है काफी लोगों ने 18 18.5 के आसपास भी इसको बाई किया है, क्योंकि उसी के आसपास काफी अनाउंसमेंट्स आपको आते हुए नजर आए थे। तो 13.5 या 14 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है या रिसेंटली जिनकी बाइंग है। फ्रेश खरीदारी की राय स्टॉक में नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक मुझे यूजुअली ज्यादा पसंद नहीं आता है। तो 13.5 या 14 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, उसके नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। जी,
चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।